गुड आफ्टरनून। आज हमारी क्लास अर्थव्यवस्था में बजट पर है और बजट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें भारत की कर व्यवस्था का भी अध्ययन होता है। तो भारत की कर प्रणाली को समझने के लिए बजट को समझना होगा, या ऐसे कहें कि बजट के साथ भारत की कर व्यवस्था भी स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा, सरकार एक वर्ष में क्या करना चाहती है, किन योजनाओं पर कितना खर्च करना चाहती है, उसका कितना घाटा है, उसका राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, बजटी घाटा, ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है। तो सबसे पहले हम बजट की एक सरल सी परिभाषा लेते हैं और एक उदाहरण लेते हैं जिससे ये टॉपिक समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो बजट का अर्थ होता है आने वाले या आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक वर्ष का आय और व्यय, इनकम और कहां एक्सपेंड किया जाएगा, आय और व्यय का लेखा जोखा, यानी एक वित्तीय वर्ष में कितनी आमदनी होगी और कितना खर्च किया जाएगा, इसी को बजट कहते हैं। भारत में बजट फरवरी में आता है। वित्त मंत्री इसे प्रस्तुत करते हैं, संसद में रखते हैं, चर्चा होती है इस पर, बजट पर चर्चा, क्योंकि बजट में बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए कितना खर्च होता है ये सब घोषणाएं होती हैं। और 1 अप्रैल से ये लागू होता है, यानी वर्तमान में 2020 और 21 का बजट लागू है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका ध्यान रखना है। अब ये लागू हो गया 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए। अब इसे समझते कैसे हैं, तो इसे एक उदाहरण लेते हैं अपने परिवार का। जिस प्रकार 1 तारीख को या 1 से लेकर 5 तक और सभी के अपने अपने आय के स्रोत होते हैं, हमारा उद्देश्य तो आप लोगों को इसे सरल भाषा में सरल तरीके से समझाना है। और इसकी जगह पर आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों का बजट लेते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों के माता पिता, आप लोग बाहर रहते हैं, हॉस्टल में पढ़ते हैं या किसी दूसरे शहर में या खुद के ही शहर में पढ़ते हैं, तो आपके माता पिता 1 तारीख को आप लोगों को रुपए दे देते हैं। वो आप लोगों की इनकम हो गई। मान के चलते हैं आज के लिए आप लोगों को 7,000 रुपए दिए गए। आप लोगों का खर्च भी निर्धारित है, आय हो गई 7,000 रुपीज, खर्च भी निर्धारित है। किराया खर्च कितना देना है, कोचिंग के लिए कितना देना है, दूध के लिए कितना देना है, राशन के लिए कितना देना है, टेम्पू ऑटो पर कितना खर्च होना है, कॉलेज में जाने के लिए कितना खर्च होना है, ये सब आप लोगों की आय और व्यय। जब आप लोग ये करते हैं आय व्यय का लेखा जोखा, तो इसी को बजट कहते हैं। कुछ लोग इसे बिल्कुल मेंटेन करते हैं। उसी प्रकार सोचिए कि इतनी बड़ी भारत सरकार की बहुत से विभाग, मंत्रालय, कार्यालय, सरकार की योजनाएं हैं, इन सब के लिए भी तो बजट की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है। तो पैसा कहां से आएगा? इसके लिए सबसे पहले हमें आय लेनी होगी और फिर हम इसे इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, इस डिपार्टमेंट के लिए इतना, इसके लिए इतना। इसी को हम आय व्यय का लेखा जोखा कहते हैं, इसी को बजट कहते हैं। जिस प्रकार एक छात्र, एक परिवार, एक गांव, एक जिला, एक राज्य का आय व्यय है, उसी प्रकार भारत सरकार की आय व्यय है, उसको बजट कहते हैं। लेकिन ये आगामी वर्ष के लिए होता है। यहां ये प्रदर्शित किया जाता है कि हमारी आय इन खातों से इतनी होगी और हम इस तरीके से व्यय करेंगे।
अब हम ये देख लें कि बजट की आवश्यकता क्यों है। तो बजट की आवश्यकता इसलिए होती है, भारत में इतने करोड़ लोग रहते हैं, इन सभी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए, रक्षा के लिए, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां सरकार को खर्च करना होता है। लेकिन सरकार खर्च तभी कर सकती है जब उसके आय के स्रोत हों। इसी को बजट कहते हैं। सोचिए, जब बजट आता है और उसमें बहुत सी राहतों की घोषणा की जाती है या टैक्स बढ़ा दिया जाता है, उसी के आधार पर आप लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था वृद्धि करती है। यदि गवर्नमेंट टैक्स में छूट देती है तो लोगों को राहत मिलती है, यदि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो लोगों को राहत कम हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट का जो आय है वो बढ़ जाता है। और गवर्नमेंट के आय बढ़ने से गवर्नमेंट भी अच्छे स्रोतों पर फिर खर्च करती है। आवश्यकताएं क्लियर है। इसके बाद बजट की प्रणाली, और बजट की प्रणाली को आप लोग निश्चित तरीके से समझ लें। इसमें आय है और व्यय है, इसमें आय है और व्यय है। ये टॉपिक बड़ा है, लेकिन इस टॉपिक को एक एक पार्ट से समझना ही आसान होगा। आप लोग ये याद करें कि एक तरफ आय है, दूसरी तरफ व्यय है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टैक्सेशन प्रणाली बहुत सरल भाषा में, सरल तरीके से क्लियर हो जाएगी। सरकार ने इस आय के लिए, जो सरकार की आय होती है, अब हम लोगों की तरह नहीं है। सरकार के बड़े स्रोत होते हैं, तो सरकार उसी तरीके से अपने खाते, अकाउंट मेंटेन करती है। तो सरकार ने पहले दो खाते बना दिए, एक राजस्व खाता, रेवेन्यू अकाउंट, और दूसरा पूंजीगत खाता, कैपिटल अकाउंट। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत सरकार की आय सबसे अधिक किस खाते से होती है, तो आप सभी लोग आंसर लगाएंगे राजस्व खाता से। अब क्वेश्चन आता है कि राजस्व खाते के अंतर्गत आय किस तरीके से होती है, तो सरकार ने इसका भी वर्गीकरण किया है। एक टैक्स से होती है, दूसरा नॉन टैक्स से होती है। आप सब लोग जानते हैं कर, टैक्स एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें सभी लोगों के लिए एक जैसी निश्चित दर होती है और सभी पर अनिवार्य रूप से लगाया जाता है, इसीलिए इसे टैक्स कहते हैं। तो यहां सरकार की आय भी सुनिश्चित हो जाती है कि हमारी आय आयकर से इतनी होने वाली है, निगम कर से इतनी होगी, उपहार कर से इतनी होगी, अप्रत्यक्ष करों से इतनी होगी। उसी के आधार पर सरकार व्यय का निर्धारण करती है। इसीलिए राजस्व खाते के दो भाग होते हैं, एक टैक्स से आय होने वाली आय और दूसरा गैर कर, नॉन टैक्स से होने वाली आय। तो हम सबसे पहले टैक्स से होने वाली आय को समझते हैं, और ये आप लोगों को याद हो गया, भारत सरकार की सबसे अधिक आय किससे होती है? राजस्व खाते से। और राजस्व खाते में भी सबसे अधिक आय किससे होती है? कर से। कर दो प्रकार के हैं, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। एक प्रत्यक्ष कर होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष कर होता है। आप सब लोगों ने इनकी परिभाषाएं तो याद करी होंगी, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ सेंस को, इसके महत्व को समझना है और इसे याद रखना है। आप लोग विश्वास रखिए, जो भी सेंस समझ लेता है उसके आंसर कभी गलत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आजकल आंसर भी कॉन्सेप्चुअल आते हैं। कॉन्सेप्चुअल आंसर तभी सही होते हैं जब उससे संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे। प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति पर
किसी वस्तु पर प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति पर, वस्तु के स्थान पर कंपनी, जो किसी व्यक्ति पर या किसी कंपनी पर लगाया जाता है। और व्यक्ति या कंपनी भारत सरकार को, व्यक्ति या कंपनी सरकार को स्वयं चुकाती है, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इसके अपोजिट जो कर है वो अप्रत्यक्ष कर है। व्यक्ति के ऊपर लगने वाला कर आयकर है, इनकम टैक्स है, नाम से ही स्पष्ट है। हिंदुस्तान में जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा एक वर्ष में जो आय उत्पन्न की गई या सर्विस से जो आय आई या किसी भी रूप में आय आई, इनकम हुई, उसके ऊपर लगने वाला कर आयकर है। और भारत में चाहे वो सरकार की कंपनी हो या निजी कंपनी हो, उन कंपनियों के ऊपर लगने वाला कर निगम कर है। व्यक्ति के ऊपर लगने वाला कर आयकर है और कंपनी के ऊपर लगने वाला कर निगम कर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपनियों के ऊपर कौन सा टैक्स लगता है? तो कंपनियों के ऊपर कौन सा टैक्स लगा? निगम कर। उपहार गिफ्ट टैक्स और संपत्ति कर वेल्थ टैक्स। हम याद करें, प्रत्यक्ष कर 4 प्रकार के हुए। पहले नाम याद करते हैं, आयकर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर। और एक पॉइंट आप लोग याद करें, संपत्ति कर 2015-16 के बजट में समाप्त कर दिया गया, यानी अब वेल्थ टैक्स नहीं लगाती है गवर्नमेंट। हम पहले उपहार कर को समाप्त यहां से हटाएं या याद कर लें। उपहार कर महंगी वस्तुओं के ऊपर लगता है। जब हम किसी को गाड़ी, घर उपहार में भेंट देते हैं तो गवर्नमेंट को लगा कि क्यों ना इसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। आप लोग विश्वास रखिए, पहले क्या होता था हमारे देश में, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, ये अपने एम्प्लॉय को, अपने कर्मचारियों को टैक्स बचाने के लिए घर दे देती थी, गाड़ियां गिफ्ट में दे देती थी, तो उनका टैक्स बचता था और गवर्नमेंट को इससे नुकसान होता था। तो गवर्नमेंट ने अब इस प्रणाली में सुधार किया और ये सब के ऊपर जो लगता है उसे उपहार कर कहते हैं। हमारा उद्देश्य सबसे इंपॉर्टेंट आयकर और निगम कर को समझना है। ये 2 पॉइंट समझने वाले हैं। आय से सभी लोग याद करें, आयकर व्यक्तियों के ऊपर लगता है और निगम कर कंपनियों के ऊपर लगता है। आयकर के लिए आयकर विभाग है, जो लोग एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इनकम टैक्स की पोस्ट है, और जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं उनके लिए भी इनकम टैक्स से रिलेटेड कमिश्नर की पोस्टें होती हैं, जो आईआरएस अधिकारी होते हैं उन्हीं की पोस्ट, क्योंकि वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस है और हमारा ये टॉपिक भी राजस्व का टॉपिक है। आयकर व्यक्ति के ऊपर लगता है और निगम कर कंपनियों के ऊपर लगता है। अब आप लोग इसे समझ लेंगे। इस बार जो बजट 2020 का, निर्मला सीतारमण जी जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, जब बजट पर चर्चाएं हो रही थी या बजट प्रस्तुत किया, तो इसमें पहली बार, हमारे भारत के इतिहास में पहली बार इस बार आयकर में परिवर्तन हुआ। आयकर के नए और पुराने दोनों स्लैब लागू हैं। और यह भी पहली बार है कि जो लोग नए कर प्रणाली को नहीं अपनाना चाहते हो वो पुरानी को अपनाएंगे, और जो नई को अपनाना चाहते हैं वो नई को अपना सकते हैं। पहली बार ये छूट है। तो आप लोग पुरानी से कंपेयर करिए और बहुत अच्छे से इसे याद कर लीजिए। 100% इसमें से क्वेश्चन जरूर एक आएगा। पहले हम पुरानी वाली को याद करें।
तो भारत में पहले 2.5 लाख रुपए तक टैक्स की छूट थी और 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच छूट और 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच 10% लगता था, उसे घटा करके 5% कर दिया गया। यानी पुरानी प्रणाली में 2.5 लाख रुपए तक छूट है। जिनकी आय 5 लाख रुपए तक है उन्हें 5% टैक्स देना होगा आयकर के रूप में। दूसरा, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक जिनकी आय है उन्हें 20% टैक्स देना होगा। 5 लाख रुपए तक 5%, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जिनकी आय है उन्हें 20% टैक्स देना होगा और जिनकी इनकम 10 लाख रुपए से अधिक है उन्हें 30% टैक्स देना होगा। क्लियर है? 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख रुपए तक 5%, 10 लाख रुपए तक 20% और 10 लाख रुपए से अधिक पर 30% टैक्स लिया जाता है। यह पुरानी प्रणाली है, हो सकता है अब इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, हमें नई प्रणाली याद करनी चाहिए। भारतीय इतिहास में पहले 5 लाख रुपए तक, 5 से 10 लाख रुपए तक, 10 लाख से अधिक पर टैक्स लगता था। इस बार इस प्रणाली में 2.5 लाख रुपए के स्लैब बनाए गए हैं, इसलिए जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। आप लोग 2.5 लाख रुपए जोड़ते जाएं और 5% बढ़ाते जाएं, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। आज भी नई प्रणाली के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए तक आप लोग सोचिए, जिनकी सैलरी 20,000 रुपए है तो 12 महीने में 2.5 लाख रुपए होते हैं, टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख रुपए तक छूट है। लेकिन जिनकी आय 5 लाख रुपए तक है उन पर पुराने टैक्स प्रणाली की तरह 5% टैक्स ही लगेगा। लेकिन जिनकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में है उन पर 10% लगेगा और जिनकी इनकम 7.5 लाख रुपए से 10 लाख के मध्य है उन पर 15% टैक्स लगेगा। जिनकी आय 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक है उन पर 20% टैक्स लगेगा और जिनकी आय 12.5 लाख से 15 लाख के मध्य है उन पर 25% टैक्स लगेगा और जिनकी आय 15 लाख रुपए से अधिक है उन पर 30% टैक्स लगेगा। यानी ये व्यवस्था पहली बार ये बदलाव हुए, इतने प्रकार की टैक्स प्रणाली है। सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? 2.5 लाख रुपए तक नहीं और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5% बढ़ रहा है और 2.5 लाख रुपए बढ़ रहे हैं। यानी यहां लोगों को अधिक छूट प्राप्त होने लगी। पहले स्लैब में 5 लाख का अंतर था और रेट में 10% का अंतर था। अब 2.5 लाख रुपए का अंतर है और 5% का अंतर है, यानी अब अधिक लाभ है। जिसकी इनकम 7.5 लाख से 10 लाख तक है उसको 15 लगेगा और जिनकी इनकम 10 लाख से 12.5 लाख तक है उन पर 20%। तो ये आयकर है। भारत सरकार आयकर के द्वारा इनकम प्राप्त करती है, लेकिन इसमें अनेक प्रकार के डिडक्शन दिए जाते हैं। कुछ ऐसी सेविंग होती है उसके लिए छूट देते हैं, बीमा के लिए छूट देते हैं। इसके लिए आयकर के लिए 80 फॉर्म का एक क्रम होता है, वो बड़ी चर्चाओं में रहता है, उसमें अनेक प्रकार की छूटों का उल्लेख है। अब हम बात करते हैं निगम कर की। इसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं।
भारत सरकार में ये आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत की जो 100% इनकम होती है उसमें 19% के लगभग निगम कर का योगदान होता है। भारत में जो कंपनी है, जो कंपनी लाभ कमाती है, वो अपने लाभ का 30%, सोचिए 30% भारत सरकार को निगम कर के रूप में चुकाती है। लेकिन इस स्लैब में एक बदलाव हुआ और भारतीय इतिहास में पहली बार इसे घटाकर 25% कर दिया गया। इतिहास है ये। इतनी बड़ी चर्चाओं में ये टॉपिक रहा। आप लोगों ने चुनाव के समय सुना होगा, कांग्रेस पार्टी वाले हमारे वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते थे, उद्योगपतियों को इतने लाख दे दिए, उद्योगपतियों को इतने लाख दे दिए। वो यही 5% की छूट है। यहां आप लोग दो बातें समझ लीजिए। देखो, कंपनियां जो लाभ कमाती हैं, जिस प्रकार से आयकर के रूप में लोग 15 लाख से अधिक इनकम है तो 30% चुकाते हैं, ठीक उसी प्रकार कंपनी भी अपनी आय का 30% गवर्नमेंट को चुकाती थी। लेकिन इसमें छूट दी गई और अब ये 25% है। लेकिन सोचिए, यदि कंपनी 100 रुपए में से 30 रुपए गवर्नमेंट को देती है और उसके बाद अब 25 देती है, 100 रुपए पर 5 रुपए का अर्थ हुआ। जब रिलायंस जैसी कंपनी जो 10-10 हजार करोड़ रुपए का लाभ कमाती है, तब ये अंतर बहुत अधिक हो जाता है। यदि कंपनियों पर 5% की छूट है तो ये कंपनी उस छूट का लाभ लेती है और नए नए प्रोजेक्ट डेवलप करती है। इसीलिए इसे हमेशा सकारात्मक देखना चाहिए और इसी प्रकार से आयकर को भी देखना चाहिए। समय की मांग थी, समय के बदलाव की आवश्यकता थी। इसीलिए इस वित्तीय बजट में आयकर और निगम कर दोनों में परिवर्तन किया गया और जिस प्रकार व्यक्तियों को छूट दी गई उसी प्रकार कंपनियों को दी गई, और ये समय के आधार पर आवश्यक भी था। तो भारत सरकार का ये प्रत्यक्ष कर है। इसको नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स कमीशन होता है, और दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर है। ये टॉपिक एक बड़ा टॉपिक है। आज हम केवल प्रत्यक्ष कर तक समझते हैं और इसके बाद अगली क्लास में इसे कंटिन्यू करते हैं। ये क्लियर होगा। आयकर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ये प्रत्यक्ष कर हैं और दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि इसके अंदर जीएसटी, वैट, ये सब भी समझाना है, इसे भी समझते हैं। जय हिंद, जय भारत।